हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हैंड राइटिंग के बारे में, क्योंकि कई लोगों को आपने देखा होगा हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी तरह से लिखते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे कि जिनकी अगर आप राइटिंग देख लेंगे तो आपको गुस्सा भी आएगा और दो चार थप्पड़ लगा देंगे अगर आपके छोटे भाई या बहन होंगे। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट चीज होता है, चाहे आप छोटी क्लास में देखें या बड़ी क्लासों में जैसे इंटर तक भी चले जाते हैं, तब भी उनकी राइटिंग जो हैंड राइटिंग होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी उनकी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्यों मैं आज बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। चाहे अभी आप छोटे हो, 5 में हो, 6 में हो, 7 हो, या आपने इंटर की पढ़ाई कर ली, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके जीवन के लिए हैंड राइटिंग होता है। चाहे आपके जो परसेंटेज होते हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हो, इंटर के हो। इसके साथ ही अगर आप कहीं पे कोई लेटर लिख रहे हैं, जैसे बैंक का होता है एप्लीकेशन लिखने की बात आती है, या कहीं पे कोई भी आपसे बड़ा लिखवाने की कोशिश करता है कि आप ये एक पेज लिख के हमको दे दिए, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ये नहीं देखा जाता कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, लेकिन आपकी वहां लिखावट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ऐसे कई स्थान होते हैं जहां पे आपका ये चेक किया जाता है कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, किस प्रकार से आप लिखते हैं, क्योंकि हैंड राइटिंग से ही करीब आपके 5000 गुणों का पता चलता है। अब ये गुण कौन कौन से हैं, कि कैसे कौन लिखता है, तो उसके किस गुण का पता चलता है, इसी सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि इस साल अगर देखा जाए तो स्कूल कॉलेज तो चले रही हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, सभी के जो स्कूल कॉलेज हैं इस साल पूरी तरह से बंद रहे हैं। ऐसे में हैंड राइटिंग जो बच्चे लिखा करते थे डेली 5 पेज या 6 पेज लिखा करते थे, वो एक एक पेज भी नहीं लिखे होंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो इस पूरे लॉकडाउन में करीब बच्चों को जो 5th तक हैं उनको 100 पेज तो लिख ही लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है। तो इस तरह से आज इस टॉपिक पे हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही बनता है कि हैंड राइटिंग होता क्या है, क्योंकि कोई भी आपसे पूछ सकता है कि हैंड राइटिंग की असली परिभाषा क्या होती है। तो हैंड राइटिंग की असली परिभाषा ये नहीं होती है कि पेन उठाइए या पेंसिल उठाइए, उसके माध्यम से जो भी आपके मन में आए अक्षर बना दीजिए, ये हैंड राइटिंग नहीं होता है। बल्कि हर इंसान के अंदर लिखने की अद्भुत कला होती है, अलग अलग लिखने की तरीका होता है, अलग अलग बनाने का। एक जैसे कोई पेन अलग तरीके से पकड़ता है, कोई अलग तरह से उसी को अक्षर को बनाता है। तो अलग अलग इंसान के लिखने की जो अद्भुत कला होती है उससे ही हैंड राइटिंग कहा जाता है। आप सभी को यह भी जानकारी होनी ही चाहिए कि हर इंसान की हैंड राइटिंग अलग अलग होती है। चाहे आप भाई बहन हो या भाई भाई हो, यहाँ तक कि जुड़े हुए बच्चे की जो हैंड राइटिंग होती है वो भी अलग अलग होती है। जहां तक हैंड राइटिंग के हिस्ट्री की बात आती है कि इसका शुरुआत कब हुआ, किस देश से शुरुआत हुआ, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग विचार है, अलग लोगों की कहानियां हैं कि इस तरह से हैंड राइटिंग आया था। तो इसकी शुरुआत बताया जाता है कि 3300 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया से हुए थे। उस समय किसी आदमी ने मिट्टी के जो इस तरह से आपको दिखाया जा रहा बोर्ड दिखाया जा रहा उस पर राशन के रिकॉर्ड रखने के लिए इसका यूज किया था, और आज भी इस बोर्ड को रखा गया है। आप इसे जो इस तरह से ब्रिटेन का एक म्यूजियम है वहां पे जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से उस आदमी ने पहली बार इस तरह से अपने हैंड राइटिंग के माध्यम से राशन का रिकॉर्ड, जैसे होता है कि हम कितने किलो का लाए हैं, कितने का लाए हैं, कितनी मात्रा लाए हैं, सारी चीजें हम लिखते हैं। तो वही कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आज से 60,000 से लेके 25,000 ईसा पूर्व आदमी के द्वारा हड्डियों और पत्थरों के द्वारा, जो इस तरह से नुकीले पत्थर होते हैं, जो हड्डियां होती है, उसके माध्यम से जो चिन्ह खींचा गया था, जो लिखा गया था, वह भी एक तरह से हैंड राइटिंग माना जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि जब क्लास में आपको पढ़ने का मन नहीं करता या आपको घर से डांट मिली हो, ऊपर से आके टीचर ने भी डांट दिया, जैसे आप इंटर करते हैं, तो उस तरह से उस दिन आपका पूरा माइंड अपसेट हो जाता है कि आज हम नहीं कुछ पढ़ेंगे, भले ही कितनी भी मार या डांट पड़ जाए। तो उस समय आप जो आपके हाथ में पेन हो या पेंसिल हो, जो आप कलाकारी करते हैं, ऐसी ही कलाकारी उस समय हुई थी जब हैंड राइटिंग की शुरुआत हुआ करती थी। तो ये दूसरा कारण बताया जाता है। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब मिस्र देश ने, एक देश है जो आपको दिखाया जा रहा है सोनाइन पेनिनसुला, सोनाइन पेनिनसुला जो एक देश है, यहाँ के लोगों को मिस्र देश ने जब गुलाम बना लिया, आज से करीब 1900 ईसा पूर्व की बात है, जब गुलाम बना लिया, तो वहां के पेनिन जो सुला के लोग हैं उन्होंने मिस्र के 22 संकेतों और कुछ अपने यहाँ के संकेतों को मिलाकर पहली बार अक्षर का निर्माण किया। हैंड राइटिंग को लेकर कई इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसे जानना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो हमारी आंखें होती हैं वो आत्मा की दर्पण होती है। जिनको ये बातें सच लगती है उनको ये भी जानना चाहिए, उसी तरह से जो हमारी हैंड राइटिंग होती है, जो हमारी लिखावट होती है, वो उसी आत्मा की खिड़की भी होती है। तो आंखें भी होना जरूरी है, उसी तरह से दर्पण भी होना जरूरी है, उसी तरह से हमारे लिए खिड़की भी जरूरी होता है। जैसे किसी भी घर में
खिड़की और दरवाजे और इस तरह से आत्मा या जो दर्पण हम लगाते हैं उसकी कितनी ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे हमारे बहुत ही चीज़ों का व्यक्त होता है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि एक सर्वे किया गया था जिसमें बताया गया था कि हमारी हैंडराइटिंग से कम 5000 गुणों का पता चलता है। अब ये गुण कौन-कौन से, मैं कुछ 5 से 6 पॉइंट के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले तो ये पता चलता है कि आपकी जो मानसिक स्थिति, माइंडसेट किस तरह से, आप किस तरह से सोच रहे हैं, क्योंकि जो आप सोचेंगे वही व्यक्त करेंगे, वही आप लिखेंगे। इसके साथ ही आपके हाथ और आंख का तालमेल कितना सही है। जैसे क्लासरूम में जब टीचर लिखवाते हैं तो आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखकर नहीं बताते कि आप ये इतना नोट कर लिए, वो बोलते रहते हैं, उसी समय आपको फेयर करना होता है। तो उस समय आपका देखा जाता है कि आंख और हाथ का तालमेल कितना तेजी से है। यहाँ तक कि आपकी हड्डी की संरचना भी पता चल जाती है कि आप किस तरह से हैंडराइटिंग लिख रहे हैं। उससे आपके हड्डी की संरचना, बनावट, हाथ में जो इस तरह से हड्डियां होती हैं वो किस प्रकार से बनी हुई होती है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत ही छोटा-छोटा लिखते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है बहुत ही छोटा-छोटा। तो कई लोग ऐसे होंगे कि जो बहुत ही बड़ा-बड़ा लिखते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप छोटा लिखिए, लेकिन फिर भी वो बड़ा लिखते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो लोग छोटा-छोटा लिखते हैं, उनके अंदर भय का पता चलता है कि उनके अंदर एक डर बना हुआ है कि अगर हम बड़ा लिखेंगे तो उनको अधिक लिखना होगा। वो 4 लाइन का जो इस तरह से क्वेश्चन होता है उसको 2 लाइन में कर देते हैं। उसी तरह से कई लोग होते हैं जो बहुत ही बड़ा-बड़ा लिखते हैं, उतना नहीं लिखना चाहिए, तो उससे उनके अंदर अहंकार का पता चलता है। इसके साथ ही कई लोग ऐसे भी होंगे जो आपने देखा होगा कि न तो वो ऊपर लिखते हैं, जैसे लाइन बनी हुई है, चाहे हम इसे अपर लाइन या लोअर लाइन कहते हैं, कि न वो अपर लाइन में लिखते हैं, नहीं लोअर लाइन में। तो इससे ये पता चलता है कि उनके अंदर भी शांति की कमी है। अब वो शांति कौन सी है, जो हमारे अंदर, मन के अंदर होती है, उसकी कमी होती है। इसलिए बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं 5th तक या 8th तक के, उसमें से जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं उसमें से तीसरा बच्चा, हर तीसरा बच्चा अपने हैंडराइटिंग को लेकर परेशान रहता है। वो देखता है कि हमारा दोस्त बहुत ही अच्छा लिख रहा है, और उसी के लिए हमेशा जब उसकी राइटिंग गलत होगी, हैंडराइटिंग गलत होगी, तो टीचर भी डांट लगाएंगे। उसके साथ ही जो माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे बड़े, वो भी उसको डांट लगाएंगे। अगर आप किसी भी कॉलेज या किसी भी स्कूल के टॉप 10 स्टूडेंट के, जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, उनके पूरा रिजल्ट को एनालिसिस करें तो आपको यही मिलेगा कि जिस बच्चे ने टॉप किया, चाहे वो फर्स्ट नंबर पे हो या सेकंड नंबर पे, उसकी राइटिंग अन्य स्टूडेंटों से अच्छी रही होगी। बताया ये भी जाता है कि एक जो साधारण पेंसिल होता है, जिसके माध्यम से हम कोई भी अक्षर, कोई भी वाक्य या एक पेज लिखते हैं, उसके माध्यम से आप करीब 35 मील की दूरी तक उतना आप लिख सकते हैं, या करीब 45,000 शब्द लिख सकते हैं। लेकिन हमारे साथ होता क्या है कि जब हम छोटे होते हैं, 5th तक या 8th तक हम पढ़ते हैं, तो उससे सिर्फ 1000 शब्द लिख पाते हैं, बाकी के क्यों नहीं लिख पाते हैं, तो उसको हमें इरेज या इस तरह से शार्प करने के चक्कर में ही आधा पेंसिल खत्म हो जाता है। डॉक्टरों की लिखावट को लेकर कहा जाता है कि जो साधारण लोग होते हैं वो नहीं पढ़ पाते, लेकिन उनके जो पूरा बिल बनाया जाता है डॉक्टरों के माध्यम से कि कौन सा दवा पहले पे है, दूसरा कौन सा है, कितने है, कितना खाना है, किस टाइम खाना है, वो भी एक क्रम में होता है। एक डॉक्टर की लिखाई दूसरा डॉक्टर आसानी से समझ जाता है। हेड राइटिंग इतनी महत्व है, जो आपकी हेड राइटिंग है वो इतनी महत्व है कि अमेरिका को जब आज़ादी मिली, 4 जुलाई 1776 में अमेरिका को आज़ादी मिली, उस समय उसकी जो घोषणा की गई थी, वह भी जो प्रति होती है, मूल प्रति होती है, वह भी हाथों से लिखी गई है। नेपोलियन बोनापार्ट की हैंडराइटिंग इतनी गद्दी, इतनी भयानक, या इस तरह से इतनी भयानक थी कि जब भी वो अपने कमांडर को पत्र भेजता था तो पता चलता था किसी युद्ध का, इस तरह से जैसे मैप बनाया जाता है वहां का मैप लगता था। यहाँ पे उनके 2 राइटिंग आपको दिखाए गए हैं। जो नेपोलियन बोनापार्ट है, आपको देख के पता चल जा रहा होगा कि किस तरह से वो लिखते थे और आज की हैंडराइटिंग किस तरह से हो चुकी है। यूरोप में बताया जाता है कि जैसे शुरुआत में आया था तो उतना अच्छा लोग नहीं लिख पा रहे थे, लेकिन यूरोप में करीब 15वीं शताब्दी के आसपास भी वहां के जो बड़े लोग, अमीर लोग हुआ करते थे, वो अच्छी हैंडराइटिंग से लिखा करते थे। या तो ये भी जाता है कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की हैंडराइटिंग इतनी सुंदर थी कि जब ये मात्र 12 साल के थे तो उनके द्वारा लिखी हुई जो नोट्स थी उसकी एक कॉपी वाशिंगटन की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में लगाई गई थी। आप समझ सकते हैं कि इस तरह से हैंडराइटिंग का इतना महत्व है। आप भीमराव अम्बेडकर जी को जानते हैं, वो दोनों हाथों से लिखते थे एक साथ। जैसे होता है कि हम पहले दाएं से लिखे फिर बाएं से लिखे, लेकिन वो दोनों एक साथ ही लिखा करते थे। आपने 3 इडियट में जो टीचर थे उनको भी आपने देखा होगा कि ब्लैक बोर्ड पर एक ही साथ दोनों पे दोनों हाथों से लिखा करते थे। तो इतना महत्व होता है आपके एक हैंडराइटिंग से। इसी प्रकार इसी को देखते हुए अमेरिका में आज भी हजारों ऐसी स्कूल हैं जहां पे सिर्फ हैंडराइटिंग को सुधार करने के लिए ही चलाया जाता है।
क्योंकि आप देख सकते हैं कि अमेरिका की बात यहाँ पे क्यों हो रही है, क्योंकि अमेरिका इतना अधिक टेक्नोलॉजी से आगे हो चुका है, लेकिन फिर भी आज भी वहां पे हाथों से लिखावट की इतनी अधिक महत्व है। जिस तरह से आप टीचर डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, फादर डे मनाते हैं, सिस्टर डे मनाते हैं, यहाँ तक कि मदर डे मनाते हैं, उसी तरह से प्रतिवर्ष 23 जनवरी को भारत देश में नेशनल हैंड राइटिंग डे मनाया जाता है। 23 जनवरी को आप करीब 10 पेज जरूर लिखें, चाहे वो हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें या किसी भी लैंग्वेज में जरूर। जहां तक आप हैंड राइटिंग के स्कोप के बारे में बात करें, तो आप अगर अच्छा हैंड राइटिंग करते हैं तो आप अपना भविष्य बना सकते हैं। जैसे इन सेक्टरों में यहाँ पे लगभग 8 से 10 सेक्टरों के नाम लूंगा। वहां पे आप अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, आपकी पकड़ मजबूत है, लिखने का स्पीड अगर आपकी अच्छी है, आंखों और हाथों का तालमेल अच्छा है, तो आप बहुत ही अच्छा भविष्य बना सकते हैं। जैसे आप आर्टिस्ट कैलियोग्राफी बन सकते हैं, इस सेक्टर में जा सकते हैं। वहीं आप राइटिंग आर्टिस्ट, जैसे जो फिल्मों में की जो लिखावट होती है वो हाथों से ही लिखा जाता है, वो कंप्यूटर या कीबोर्ड के माध्यम से नहीं लिखा जाता है। ये सभी जो स्टोरियां होती हैं वो हाथों से ही लिखा जाता है। इसके साथ ही आप टीचर बन सकते हैं। आप देखते हैं कि टीचर की जो वैकेंसी होती है उसमें लिखावट ही होता है। इसके साथ ही राइटर बन सकते हैं। जैसे दो लोगों के नाम बहुत ही फेमस है, एक है रामचंद्र गुहा जी जो भारत के इतिहास को लिखते हैं। उनसे अच्छा या जानकारी मैंने लगभग नहीं देखा होगा कि जो इस तरह से उनकी पकड़ होगी। इसी तरह से चेतन भगत जी का नाम आपने सुना होगा। अगर आपने 3 इडियट फिल्म देखा होगा, हाफ गर्लफ्रेंड देखा होगा, तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। इन्होंने ही इस किताबों को लिखा है जिसके बाद ये फिल्म बनी है। इसके साथ ही आप अगर आप अच्छा लिख रहे हैं तो आप इससे लिख सकते हैं, पोयम लिख सकते हैं, शायरी लिख सकते हैं। आप देखते हैं कि कितना महत्व है हमारे समाज में, हमारे देश में, चाहे वो ऐसे हो, पोयम हो, शायरी हो, यहाँ तक कि जो आर्टिकल, जो एडिटोरियल होता है, प्रतिदिन न्यूज़पेपर में ऐसा कोई भी न्यूज़पेपर नहीं होगा, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, जिसमें आर्टिकल या एडिटोरियल ना छपता हो। इसके साथ ही अगर आप और अधिक आपके पास टाइम है लिखने की, अच्छा आपके हैंडराइटिंग है, तो आप डायरी लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं। और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि हाउ टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग। अपने जो राइटिंग है उसको हम कैसे सुधारें, तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से 8 से 10 पॉइंट के माध्यम से समझेंगे कि आप अभी तक अपने राइटिंग को सुधार नहीं पा रहे हैं। चाहे आप 5th के क्लास में, 2 के क्लास में हो, यहाँ तक कि हाई स्कूल के क्लास में भी अगर आप होंगे, क्योंकि हाई स्कूल का हुआ या इंटर का हुआ, अगर कोई बच्चा कम नंबर पाता है, कम परसेंट बनता है, उसका सबसे मेन फैक्टर होता है कि उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी। मैथ में भी कई लोगों को इंजीनियरिंग क्लास में मैंने देखा कि उसमें बैक लगता है, तो सबसे बड़ा कारण होता है कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी। यहाँ तक कि आपने 28-28 पेज भी लिख के आया तब भी नंबर कम होता है, तो सबसे बड़ा मेन फैक्टर होता है कि आपकी हैंड राइटिंग गड़बड़ थी। दूसरे से आप तुलना करते हैं कि यार हमने तो 50 नंबर का करके आया, लेकिन हमको मिला 17 नंबर मिला, 18 नंबर मिला, 20 नंबर मिला, कैसे नंबर कम हो गया। तो यही सबसे बड़ा कारण होता है कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो कहीं ना कहीं आपको धोखा दी है, क्योंकि आपने पहले सुधारने की कोशिश ही नहीं की। तो चलिए आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आप अपनी हैंड राइटिंग को कम से कम समय में, मात्र अगर 10 से 20 दिन भी अगर आप मेहनत कर दें इसके पीछे, तो आपकी हैंड राइटिंग पहले की तुलना में कहीं बेहतर हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट है कि आप डेली राइटिंग करिए। डेली कितना लिखें, जैसे अगर आप 5th क्लास तक हैं तो आप 5 पेज तो लिखिए। 5 पेज में जैसे किसी दिन आप 3 पेज इंग्लिश का लिख लीजिए, 2 दिन 2 पेज हिंदी का, अगले दिन हिंदी का 3 पेज कर लीजिए, इंग्लिश का 2 पेज कर लीजिए। इस तरह से आप 2-3 करके 5 पेज डेली लिखें। इसके साथ ही जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, जैसे कई लोग होते हैं इंग्लिश नहीं अच्छा लिख पाते, कई लोग होंगे हिंदी नहीं लिख पाते हैं, तो अपने बड़े भाई, माता पिता जो भी होंगे आपके आसपास रहते होंगे, उनसे आप अपनी स्पेलिंग चेक कराएं। इसके साथ ही अगर आप और भी लिखना चाहते हैं अपने समाज के बारे में, अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में लिखना चाहते हैं, तो आप एक डायरी लीजिए। 100 रुपए का डायरी आपको मार्केट में अच्छी डायरी मिल जाएगी। उसमें आप करीब 2 पेज 3 पेज लिखिए। हिंदी में लिख पाए तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिख पाए इंग्लिश में लिखिए, जिस लैंग्वेज में आपको आता है आप उसमें जरूर लिखें। इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा थोड़ा ही लिखना है तो आप लेटर लिखना शुरू करें। लेटर आप अपने फादर को लिख सकते हैं, मदर को लिख सकते हैं, सिस्टर को लिख सकते हैं। स्कूल की छुट्टी के लिए, भले ही आपको छुट्टी नहीं चाहिए, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए कि मान लीजिए अचानक हमें छुट्टी लेना हो, या बैंक में कोई काम गड़बड़ा गया हो, अकाउंट या इस तरह से बंद हो गया होगा, या कोई भी केवाईसी जमा करना होता है तो वहां पे एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो ऐसे में इस तरह से आप छोटे छोटे पॉइंटों से प्रैक्टिस करके आप अपनी हैंड राइटिंग सुधार सकते हैं। इसके साथ आपका ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस पेन, किस पेंसिल से लिखते हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट होता है। बस हाथ से लिखना भी बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो इस तरह से आप बेटर पेन का चूज कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा पेन है,
किससे लिखें, यहाँ तक कि कहा जाता है कि फाउंटेन पेन से लिखना चाहिए। बहुत ही अच्छी पेन होती है फाउंटेन पेन, उससे आप लिखकर अपनी हैंड राइटिंग सुधार कर सकते हैं। इसी तरह से बताया जाता है कि जैसे व्हाइट बोर्ड ले लीजिए, छोटा सा भी आता है, छोटा सा ले लीजिए, बड़ा ले लीजिए, नहीं तो आप बनवा भी लीजिए, व्हाइट बोर्ड हो या ब्लैक बोर्ड, उस पे जो इस तरह से मार्कर होता है उसके माध्यम से लिखने की कोशिश करें या चाक के माध्यम से लिखने की कोशिश करें, तो आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। वहीं जो दोस्त आपके अच्छा राइटिंग लिखते हैं, बस देखिए शर्माइएगा मत, क्योंकि आप अपने दोस्तों से सीख रहे हैं। नकल करनी दूसरी चीज होती है और सीखना दूसरी चीज होता है। तो आप अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं जो अच्छा राइटिंग लिखते हैं, जो सुधार करने में आपकी मदद कर सकते हैं कि आप इस तरह से लिखें तो आपकी हैंडराइटिंग सुधार हो जाएगी। तो आप अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं। इसके साथ ही अपना एक स्टाइल बनाइए लिखने का तरीका, ये नहीं कि जैसा दोस्त लिख रहा हो वैसा ही लिखेंगे। आप ऐसा लिखिए कि जिससे जो एग्जामिनर है, जैसे हाई स्कूल के आप एग्जाम में हैं या इंटर में है या किसी भी क्लास में है, तो आप ऐसा लिखें कि टीचर को उसका जो मन मोहित हो जाए और हमें अच्छे नंबर दे और हम क्लास में टॉप करें। और लास्ट में कुल मिलाकर अगर देखा जाए, सभी वीडियो का इस तरह से एनालिसिस किया जाए, तो लास्ट में एक ही पॉइंट पे आके टिकता है कि आपके अंदर जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक बूस्ट आपका कॉन्फिडेंस हाई नहीं होगा, तब तक आप हैंडराइटिंग को सुधार नहीं पाएंगे। तो सबसे मेन ये हो गया कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी है, जो डर है, भय है, अहंकार है, उसको दूर करके आप अपने कॉन्फिडेंस को हाई करें और हैंड राइटिंग को अच्छे से अच्छे करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने पूरी तरह से विस्तार से बात किया, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़े लोग भी देख सकते हैं और अपने राइटिंग को सुधार कर सकते हैं। किस तरह से मैंने इस तरह से पूरा एनालिसिस किया। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल आपका है, आप आगे ग्रो करेंगे तभी चैनल ग्रो करेगा। और इस तरह से बने रहिए, और बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।